नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल एंड स्वागत है आपका आज हमारी न्यू मार्केट सीरीज़ बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज इस सेशन में हम स्टॉक मार्केट को लेकर जितने भी मिथ्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्यूरीज हैं आप लोगों की, आज हम उन सभी क्यूरीज को क्लियर करेंगे और इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, सुना है, अक्सर लोग इस तरह की बातें करते हैं कि स्टॉक मार्केट गेमलिंग है, ये एक जुआ है, यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं ले सकता है, यहाँ पर सभी लॉस कर कर जाते हैं। कई लोगों को तो मैंने ये तक कहते हुए सुना है कि स्टॉक मार्केट करने के लिए आपको कुछ स्पेशल स्किल चाहिए, आप बहुत हाईली इंटेलिजेंट होने चाहिए, आपको कॉमर्स फील्ड के लिए बहुत अच्छे कोर्स किए होने चाहिए, आपको कॉमर्स फील्ड का बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो इन सब चीज़ को लेकर अगर आप लोगों के भी डाउट है तो इस वीडियो के बाद में आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के बाद में आप लोगों का जो नज़रिया है स्टॉक मार्केट को लेकर वो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आगे आने वाले समय पे और आपके लिए वीडियोस लेके आने वाला हूँ। ये बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का पूरा हमारा सीरीज रहने वाला है जिसमें हम स्टॉक मार्केट को फंडामेंटली प्लस टेक्निकली भी हम समझेंगे, जिसके अंदर हम ए टू जेड पूरा स्टॉक मार्केट समझने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस किस तरह से मूव करता है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा निफ्टी, बीएससी, सेबी, सेंसेक्स के बारे में, तो इनके बारे में भी हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये स्टॉक मार्केट को इम्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा केस स्टडी, टाइप ऑफ इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ इन्वेस्टर, एंड एट द एंड हम एक स्ट्रेटेजी देखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रेटेजी बनाकर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लेना चाहूँगा जिससे बिल्कुल बेसिक से हम समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे होती है, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्यों है। ये तीनों ही क्वेश्चन का आंसर हम इस एग्जाम्पल में ढूंढने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। उनके बिजनेस का नाम है एक्सपर्ट टेक्नोलॉजीज़, जिसको वो ग्रो करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें फंड चाहिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। वैसे मार्केट के अंदर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस करने के लिए आपको बहुत बड़े फंड की आवश्यकता होती है। मैं जस्ट एक समझने के लिए एक छोटा सा अमाउंट ले रहा हूँ, यहाँ पर 1 लाख रुपए का। अगर उन्हें 1 लाख रुपए का फ़ंड चाहिए तो उनके पास क्या ऑप्शन है जहाँ से वो फ़ंड रेज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन उनके पास में आता है उनका खुद का पर्सनल सेविंग, या फिर कोई फ्रेंड, या फिर रिलेटिव। तीन ऑप्शन उनके पास होते हैं, पहले फ्रेंड, रिलेटिव या पर्सनल सेविंग। अब किसी भी व्यक्ति का इतना पर्सनल सेविंग नहीं है कि वो अपना फंड रेज कर सके और अपने बिजनेस में लगा सके, तो ये ऑप्शन आपका चला जाता है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है रिलेटिव। अगर आपके रिलेटिव और फ्रेंड्स अगर बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत अमीर नहीं है तो आपको यहाँ से भी हेल्प नहीं मिल सकती है। तो हमारे पास ये तीनों ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो ऑप्शन है हमारा बैंक। अगर मिस्टर एक्स को पैसा चाहिए तो वो बैंक से बोरो करेंगे, बैंक उसके लिए उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और आप जानते हैं बैंकों का लोन के लिए जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एज ए बिजनेसमैन, एक किसी बिजनेसमैन के लिए वो लोन इंटरेस्ट चुका पाना अपने बिजनेस के अंदर बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम बैंक का ऑप्शन भी कैंसिल करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन जो उनके पास बचता है वो है स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पर मिस्टर एक्स के पास रिलेटिव से वो पैसा नहीं ले सकते, पर्सनल सेविंग उनके पास नहीं है, फ्रेंड से वो पैसा नहीं ले सकते, बैंक का ऑप्शन वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, बैंक में लोन सेंशन होना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए अब जो लास्ट ऑप्शन उनके पास बचता है वो स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर वो बिलियंस ऑफ पीपल से 10-10 रुपये भी अगर लेते हैं, अगर बिलियंस ऑफ पीपल 10-10 रुपये भी अगर उनको इकट्ठा करके देते हैं तो उनका ईजिली 1 लाख रुपीज़ क्लियर हो जाएगा। इसीलिए समझना बहुत ही ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट बनाया ही इसीलिए गया है ताकि एंटरप्रेन्योर अपना फंड वहाँ से रेज कर सके। स्टॉक मार्केट बिल्कुल एक ब्रिज की तरह काम करता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जहाँ से वो पैसे को इन्वेस्टर्स से अपने बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं, अपने लिए फ़ंड रेज करते हैं, उस फंड से वे अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं। नाउ
अब मिस्टर एक्स को स्टॉक मार्केट से पैसे लेने के लिए पहले अपनी कंपनी को वहाँ पर लिस्ट कराना होगा। लिस्ट कराने के लिए उन्हें आईपीओ रेज करना होगा। अब यहाँ पर मिस्टर एक्स आईपीओ करेंगे। आईपीओ क्या है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहाँ पर वह अपने प्राइस को डिसाइड करते हैं, जो उनका शेयर प्राइस रहने वाला है। मान लीजिए अगर मिस्टर एक्स 1 रुपये का शेयर प्राइस रखते हैं तो उनको 1 लाख रुपये रेस करने के लिए, 1 लाख रुपये का फंड रेस करने के लिए 1 लाख क्वांटिटी की ज़रूरत होगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए अगर वो 2 रुपये रखते हैं तो 50,000 क्वांटिटी की ज़रूरत होगी। अगर वह 10 रुपये रखते हैं तो 10,000 क्वांटिटी की ज़रूरत होगी। तो जो इन्होंने ये प्राइस रखा है ये कहलाएगा फेस वैल्यू, और जो इन्होंने क्वांटिटी रखा है फेस वैल्यू इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टू मार्केट। आपने मार्केट कैपिटल के बारे में सुना होगा, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। अभी भी आप मार्केट कैपिटल के अनुसार किसी जज ना करें, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। रिलायंस और एमआरएफ का जो शेयर प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 है, लेकिन उसका जो मार्केट कैपिटल है वो बहुत ही कम है। और रिलायंस जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल शेयर्स में से एक है, रिलायंस, जिसका मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है लेकिन उसका जो शेयर प्राइस है 1700 रुपीज़ है। क्योंकि आप देखें एमआरएफ का स्मॉल मार्केट कैपिटल होने के बाद भी उसका शेयर 70,000 रुपये है, और रिलायंस का लार्ज कैपिटल होने के बाद भी 1700 रुपये प्राइस है। तो मार्केट कैपिटल को देखकर हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो शेयर अच्छा है या ख़राब है। हम उसे कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं अभी आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा। तो जो मार्केट कैपिटल होगा वो हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी हमारा मार्केट कैपिटल कहलाएगा। प्राइस जो हमारा रहेगा उसे हम फेस वैल्यू, एज ए फेस वैल्यू बोलते हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पर आपको सभी तरह की इस तरह के जो हमारे सब वर्ड्स हैं जो हम मार्केट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने कभी न्यूज़ सुना हो, आप मार्केट को लेकर कभी न्यूज़ देख रहे हैं तो न्यूज़ के अंदर काफ़ी ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो नहीं आते हैं समझ में। तो मैं कोशिश करूँगा उन सभी वर्ड्स को आपको यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप न्यूज़ देखें तो उन वर्ड्स को आप समझ पाए। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स रेडी हो जाते हैं, वह कहते हैं कि अपना जो शेयर प्राइस है, जो फेस वैल्यू, वो 10 रुपीज़ रखेंगे और जिसके लिए वो 10,000 क्वांटिटी इशूड करेंगे। तो अब 10 इंटू 10,000 उनके पास 1 लाख रुपये ईजीली मिस्टर एक्स को मिल गया है यहाँ पर, और वह क्या करेंगे, उस 1 लाख रुपये को अपने बिजनेस के अंदर लगाएंगे, उस बिज़नेस को ग्रोथ करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों का सवाल होना चाहिए कि अगर मिस्टर एक्स को तो 1 लाख रुपये मिल गया, उनका बिजनेस बढ़ गया, ग्रोथ कर गया, उनको प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हुआ जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ इन्वेस्टर्स को यह फ़ायदा रहेगा जब उनका बिज़नेस ग्रो करेगा तो उस बिज़नेस पे होने वाले प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड, एज ए बोनस, वो समय समय पर अपने इन्वेस्टर्स के साथ में शेयर करेंगे। तो ये कहलाता है एक शेयर मार्केट किस प्रकार से काम करता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो चलिए देखते हैं अब शेयर मार्केट के अंदर प्राइस किस तरह से डिपेंड करते हैं, क्योंकि देखिए प्राइस यहाँ पर फेस वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, प्राइस कोई डिसाइडेड नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं प्राइस किस तरीके से मूव होता है मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर प्राइस कौन मूव करता है? गवर्नमेंट मूव करती है, बिजनेसमैन मूव करता है, या फिर कौन इस प्राइस को डिसाइड करता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? उन्होंने पब्लिक ऑफरिंग के अंदर, आईपीओ के अंदर एक प्राइस डिसाइड किया। अब वो प्राइस मार्केट के अंदर बढ़ रहा है, घट रहा है। मान के चलिए प्राइस यहाँ से जब ऑफरिंग हुआ था, जब प्राइस यहाँ पर था, प्राइस आने के बाद में ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, या यहीं पर गोल गोल घूमता रहता है। तो प्राइस को डिसाइड क्या चीज़ें करती है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट के अंदर प्राइस को ह्यूमन साइकोलॉजी डिसाइड करती है। ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से है मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए अमेरिका और चाइना है, अमेरिका और चाइना के अंदर अब ट्रेड वॉर चल रहा है, तो आपको क्या लगता है वहाँ का मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा? ऑफ कोर्स वहाँ का मार्केट गिरेगा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि यहाँ पर कुछ बुरा हो सकता है, यहाँ बिजनेसेस को लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है तो उनका पैसा डूब सकता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोग अपने शेयर्स को बेचना चालू कर देंगे, उसमें मार्केट नीचे गिरेगा और सभी शेयर्स के प्राइस नीचे आने लगेंगे। इंडिया के अंदर मान लीजिए अभी कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना के समय पे आप लोगों ने खुद देखा कि 2020 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो मार्च के बाद हमारा स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरा। तो क्या यहाँ पर किसी बिजनेस को लॉस हुआ था? नहीं।
किसी बिजनेस को कोई लॉस नहीं हुआ था, लेकिन लोगों के अंदर एक डर था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, बिजनेसेस को लॉस हो सकता है। तो उस वजह से उन्होंने अपने शेयर्स को बेचना चालू करा, जिसने मार्केट को नीचे ले आया। इसी तरह से अभी आपने देखा जनवरी के बाद से हमारे देश के अंदर कुछ वैक्सीन्स आई हैं, वैक्सीन्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वैक्सीन्स के जो रिस्पॉन्स आया तो उसके बाद में लोगों मार्केट अपने आप ऊपर जाने लगा। मार्केट ऊपर क्यों जाने लगा? क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ रहे थे। तो क्या यहाँ पर किसी कंपनी को फ़ायदा हो रहा था? बिल्कुल नहीं। तो लोगों को लग रहा था कि अब कोरोना ख़त्म हो चुका है, अब वैक्सीन आ चुका है, अब जल्दी हमारी जो इकोनॉमी कंडीशन है जल्दी ठीक हो जाएगी, तो सभी बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे। तो लोगों ने बाइंग करना चालू कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पर कि बिना बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस किए ऑटोमेटिकली प्राइस मूवमेंट कर रहा था ह्यूमन साइकोलॉजी से। सेकंड जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है मार्केट प्राइस। किसी प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर अगर हमें देखना है कि अभी उसका मार्केट प्राइस क्या है, तो हम उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखेंगे। इट मींस जिस वैल्यू पर वो लास्ट टाइम ट्रेड किया गया था, बाय एंड सेल किया गया था, वो उस प्रोडक्ट का लास्ट मार्केट प्राइस कहलाएगा हमारे लिए। उसकी जो करंट वैल्यू है हम उसके लास्ट ट्रेडेड प्राइस से देखेंगे। अगर यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मिस्टर एक्स एक घर बेचना चाहते हैं, तो अगर उन्हें घर बेचना है तो उस घर की क्या वैल्यू लगानी है उन्हें कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कि वो मार्केट में जाते हैं, दो लोग उनको घर को खरीदने आते हैं, वो बोली लगाते हैं कि एक 2 लाख में खरीदना चाहता है, एक 3 लाख में खरीदना चाहता है। तो अब मिस्टर एक्स कैसे इस चीज को डिफाइन करेंगे कि 2 लाख रुपए पे उसको बेचना सही रहेगा या 3 लाख रुपए पर? वह सिंपली क्या करेंगे, अपने आसपास में देखेंगे कि लास्ट टाइम कौन सा घर यहाँ पर बेचा गया था और किस वैल्यू पे बेचा गया था। मान लीजिए अगर इस एरिया के अंदर, उस एरिया के अंदर जहाँ पर मिस्टर एक्स का घर है, वहां पर अगर कोई घर 3.5 लाख में बेचा गया है, तो इट मीन्स उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो गया वो 3.5 लाख रुपए हो गया। इट मीन्स मिस्टर एक्स का जो मार्केट वैल्यू है उनके घर का वो 3.5 लाख रुपए है। तो इस तरीके से वो डिफाइन कर सकते हैं कि उनके घर का वैल्यू क्या है। तो यही कहलाता है मार्केट प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इसी चीज को अगर हम शेयर्स में समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर किसी शेयर प्राइस, मान लीजिए मिस्टर एक्स का ही हम एग्जांपल लेते हैं, आज उन्होंने जो अपना आईपीओ लिस्ट कराया था वो लिस्ट कराया था 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, 10,000 क्वांटिटी। कल को वो शेयर प्राइस बढ़कर 30 रुपए हो जाता है, तो अब जो उनका मार्केट प्राइस है, जो उनका प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, अब उनका 30 रुपए के इस अनुसार ही आगे ट्रेड होगा। तो मार्केट प्राइस भी मार्केट के अंदर जो प्राइस मूवमेंट होता है उसको इफेक्ट करता है। इसी प्रकार से जो थर्ड फैक्टर है जो मार्केट प्राइस को इफेक्ट करता है मूवमेंट करने के लिए, इसी तरह थर्ड फैक्टर जो है जो प्राइस को मूवमेंट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से प्राइस में चेंज आता है, वो है बाय एंड सेल। अगर मान लीजिए हम बाय को डिमांड और सेल को सप्लाई बोलते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर अभी मार्केट में करंट सिचुएशन में देखें तो अभी कोरोना का समय है। कोरोना के समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर आप देखें मार्केट के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर जो कभी 10,000 रुपए में आसानी से मिल जाते थे, आज की डेट में 50-50, 60-60 हजार रुपए में भी नहीं मिल रहे। इसका रीजन क्या है? उसका डिमांड का बढ़ना। डिमांड के साथ बढ़ने के साथ में कोरोना के समय उसका डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने के साथ में उसका जो 10,000 का प्राइस था वो 10,000 का प्राइस आज 60,000 पहुंच चुका है। तो उसका जो बाइंग हो रहा है, बाइंग होने की वजह से जो उसका शॉर्टेज आ रहा है, शॉर्टेज आने की वजह से जो उसका डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ने की वजह से उसका प्राइस इफेक्ट कर रहा है। तो मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई भी प्राइस को बहुत इफेक्ट करता है। अगर किसी शेयर को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा जा रहा है, तो धीरे धीरे करके उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी और डिमांड के साथ उसका प्राइस भी बढ़ने लगेगा। अगर मार्केट के अंदर किसी शेयर को बहुत ज्यादा तेजी से बेचा जा रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बेचा जा रहा है, तो धीरे धीरे करके उसका जो डिमांड है वो घटने लगेगा और जल्दी उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो इसी तरह से प्राइस चेंज होता है बाय एंड सेल में। आप सभी लोगों ने एक सीरीज देखी होगी, हर्षद मेहता स्कैम 1992। उस सीरीज के अंदर क्या दिखाया गया था कि हर्षद मेहता मार्केट को किस प्रकार से मैनिपुलेट करते हैं। वह सिंपली कुछ नहीं करते थे, सिर्फ एक कंपनी लेते थे, उस कंपनी के शेयर्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते थे। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने की वजह से उसका जो शेयर प्राइस था बढ़ता चला जाता था। इसी वजह से वो कंपनियां बेशक
लॉस में होने के बाद भी जो उनका शेयर प्राइस था वो बहुत ज्यादा हाई दिखाई देता था और लोगों को लगता था कि वो कंपनियां बहुत प्रॉफिट कर रही है, बहुत अच्छी कंपनियां, और लोग उसमें बाइंग करते थे। मार्केट मैनिपुलेट होता था, बाकी लोग भी इसमें बाइंग करते थे। तो इसी तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट भी किया जाता है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये चीजें भी बहुत इफेक्ट करती है मार्केट के अंदर प्राइस की मूवमेंट पे। अब इसी चीज को, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसका मिसयूज भी किया जा सकता था, जिस प्रकार से स्कैम 1992 में दिखाया गया। किसी शेयर को बहुत तेजी से बाय किया जा रहा है और उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो अब आपका सवाल यहाँ होना चाहिए कि क्या ये अभी भी आपके साथ में हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। जब ये स्कैम किया गया था उसके बाद में सेबी का फॉर्मेशन हुआ था, सेबी 1992। सेबी का जो काम है वो है स्टॉक मार्केट के ऊपर नजर रखना। किसी भी तरह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना है स्टॉक मार्केट में, किसी के साथ भी किसी तरह का कोई चीटिंग ना हो, धोखाधड़ी ना हो, इन सब का देखरेख करने का काम सेबी का है। सेबी को बनाया गया है, वो समय समय पर रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालती है, जिसमें वो वेरीफाई करती है कि कुछ मार्केट के अंदर गलत तो नहीं हो रहा है। तो सेबी एज अ वॉच डॉग हम लोगों के लिए काम करती है। जिस तरह से हमारी सेफ्टी के लिए पुलिस होती है हमारी नॉर्मल लाइफ में, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में सेबी है। अगर कोई गलत करता है तो उसको वो पेनल्टी लगाती है, उसके लिए सजा निर्धारित करती है। तो इसी तरह से सेबी काम करता है। सेबी के अंदर दो चीजें काम करती है, एक है एनएससी बीएससी हमारे इंडेक्स, दूसरा है ब्रोकर। अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली किसी भी कंपनी से जाके शेयर नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको किसी ब्रोकर के पास जाना होगा, किसी मिडिलमैन के पास जाना होगा, किसी ब्रोकर के पास में। जैसे मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूँगा, जैसे ज़ीरोधा है, अपस्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग है, और इस तरह के बहुत से ब्रोकर्स हैं जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड कर सकते हैं, शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब इनके पास, अगर आप ब्रोकर के पास में आपको दो अकाउंट ओपन कराने होगा। पहला अकाउंट होगा डीमेट अकाउंट, सेकंड अकाउंट होगा ट्रेडिंग अकाउंट। पहले ये दोनों अकाउंट आपको अलग अलग खुलवाने पड़ते थे। आज बहुत से ब्रोकर्स इस तरह की फैसिलिटी देते हैं जहाँ पर वो 2 in 1 अकाउंट देते हैं, यानी एक ही अकाउंट में आपको ट्रेडिंग प्लस डीमेट अकाउंट ओपन कर देते हैं। डायरेक्टली आप किसी कंपनी से ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको इसके लिए ब्रोकर के पास जाना होगा। इसी प्रकार से अगर आपको मार्केट के अंदर ट्रेड करना है तो अभी दो चीज़ें बनाई गई है, एक है एनएससी और एक है बीएससी। एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारे इंडेक्स है, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। हर देश का अपना इंडेक्स होता है, जैसे जापान का निकी है, हमारे देश का एनएससी बीएससी है। इसी तरह से अगर यूएस में देखेंगे तो डॉ जोन्स है। तो इस तरह की सभी जगहों पे अलग अलग तरह के इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है? ये होता है बंडल्स ऑफ शेयर। ये बहुत सारे शेयर से बनाया गया एक बंडल होता है, जिसका जो एवरेज प्राइस होता है वो इंडेक्स का प्राइस होता है। तो इंडेक्स के अंदर हमारे यहाँ पर दो चीज़ें आती है, एनएससी और बीएससी। एनएससी होता है निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, इस तरह से आपने सुना होगा। सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनियां लिस्टेड है और निफ्टी 50 के अंदर टॉप 30 प्लस 20 मोर कंपनियां लिस्टेड है, जिसका जो एवरेज होता है वो निफ्टी 50 का प्राइस होता है या फिर सेंसेक्स का प्राइस होता है। सो दिस इज इंडेक्स, हर देश का अलग अलग होता है जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है, एक केस स्टडी लेते हैं। 2003 में अगर आप कोई मारुति कार खरीदते हैं, मान लीजिए उस वक्त कि उसका कॉस्ट उस वक्त 2 लाख रुपए था, और वही 2 लाख रुपए आपने अगर एक मारुति कार में इन्वेस्टमेंट किया है और वही 2 लाख रुपए के आपने शेयर खरीदकर मारुति कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अब आज से 2003 में जब आपने वो इन्वेस्टमेंट किया था, आज 2021 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज आपकी उस कार की वैल्यू क्या है? 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। यही अगर आप मारुति की शेयर देखें, जो आपने उस वक्त 2 लाख रुपए के जो आपने शेयर लिए थे, आज उन 2 लाख रुपए की शेयर की वैल्यू है 20 लाख रुपए। तो आपने देखा यहाँ पर कि आपका जो पैसा था, सेम अमाउंट आपने सेम कंपनी में लगाया। एक तरफ आपने एक कंपनी में, उसी कंपनी की आपने गाड़ी खरीदी है, एक तरफ उसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसी पैसे को। तो आज वो पैसा आपका 20 लाख रुपए बनकर आपको रिटर्न हो रहा है, और एक तरफ वही पैसा आपका डिडक्ट हो रहा है और आज आपको वो सिर्फ 10,000 रुपये दे रहा है। तो यही मैजिक है इन्वेस्टिंग का। अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज से कुछ समय बाद, अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में हर कंपनी ग्रोथ करती है, हर कंपनी एक अच्छा मूवमेंट देती है जिसमें आपको रिटर्न मिलता ही है, ये 100% है। यहाँ पर
कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। वह चाहते हैं कि वो कुछ दिन में, कुछ महीने के लिए या कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। हमारे पास जो पहली कैटेगरी है वो है इंट्राडे ट्रेडर्स की। इंट्राडे ट्रेडर्स वो होते हैं जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं। इट मीन्स एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर, एक मिनट के अंदर ट्रेड करते हैं। उन्हें हम इंट्राडे करते हैं। इट मीन्स जो उन्होंने आज ट्रेड लिया है, अगर उन्होंने मॉर्निंग में बाय किया है तो आज ही मार्केट क्लोज होने से पहले उसको सेल कर जाएंगे। तो जो सेम डे ट्रेड करते हैं उनको हम इंट्राडे ट्रेडर्स बोलते हैं। स्विंग ट्रेडर्स होते हैं जो एक दिन से ज़्यादा के लिए ट्रेड करते हैं लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए ट्रेड नहीं करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडर्स। इसी प्रकार से पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं जो स्विंग ट्रेडर्स से ज़्यादा लंबे समय तक अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। एंड एक लास्ट होते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ वैल्यू में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां उनको दिखता है कि इसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, जो बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। आप लोगों ने वॉरेन बफेट के बारे में सुना होगा, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। उनका जो पहला शेयर था जिसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो था कोका कोला। जब उनसे पूछा गया है कि उन्होंने कोका कोला में क्यों इन्वेस्ट किया, उन्होंने ऐसा क्या देखा उसके अंदर, तो उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि कोका कोला के टेस्ट को लोग पसंद करते हैं। इट मीन्स जिस चीज़ को लोग पसंद करते हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन के साथ प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो जो आपने पैसे इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो इसी तरह से इन्वेस्टमेंट काम कर। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा डाउट जो रहता है कि हम किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो इसका सबसे सिंपल जवाब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देन यू विल सी दिस स्टॉक परफॉर्मेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आप किसी स्टॉक का परफॉर्मेंस लॉन्ग समय के लिए देखना चाहेंगे, लंबे लंबे समय के देखना चाहेंगे, तो इसलिए आप चाहेंगे कि उसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी लॉन्ग टर्म तक अच्छा रहे। तो उसको जो करंट उसके अंदर जो नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं, जो भी चीज़ है, तो आप उसे इग्नोर करेंगे, आप उसमें एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाएंगे। और लॉन्ग टर्म एनालाइज करने के लिए हमारे पास बहुत मेथड्स है, मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। इसी तरह से अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या फिर ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, तो आप पसंद करेंगे कि आप उसका जो करंट सिचुएशन देखेंगे, करंट सिचुएशन में वो क्या वर्क कर रहा है। अगर करंट सिचुएशन में नेगेटिव है तो उसके अनुसार आप अपना डिसीजन लेंगे। अगर करंट सिचुएशन में वो अच्छा वर्क कर रहा है तो आप उसके अनुसार अपना डिसीजन लेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम एक एक कर बात करेंगे। जनरली फंडामेंटल एनालिसिस को हम लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस तब किया जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस मस्ट है। आपको जरूर फंडामेंटल एनालिसिस उसका देखना चाहिए कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। उसके लिए हम कंपनी को दो कैटेगरी में डिसाइड, पहला है क्वालिटेटिव, सेकंड है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम देखते हैं कि कंपनी की ऑनेस्टी, कंपनी की गुडविल, कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के की जो स्ट्रेटेजी है आगे अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर जो मैनेजर है, प्रमोटर्स हैं, वो कैसे हैं, उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने जो उनसे पहले जिस कंपनी में उन्होंने काम किया वहाँ पर किस तरह का काम किया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भी हमें देखनी चाहिए किसी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं कि आगे प्रोडक्शन कैसा होगा। मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छी मशीनरीज है, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ है, बहुत अच्छे मैनेजर है, प्रमोटर है, तो वो कंपनी का आगे बढ़ना, आगे ग्रोथ करना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए वो कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। वो एक लॉन्ग रन में आपको अच्छा मुनाफा देगी। इसी तरीके से अगर हम दूसरे एस्पेक्ट पर देखें तो दूसरा एस्पेक्ट हमारा होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम उस कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं, पीएनएल अकाउंट देखते हैं, कैश फ्लो एनालिसिस देखते हैं। बैलेंस शीट हम देखते हैं एक साल के दूसरे साल से कंपेयर कर कर देखते हैं कि अभी कंपनी के पास क्या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम चेक करते हैं कि कंपनी का जो करंट ईयर प्रॉफिट है वह कितना है, कंपनी कितना लॉस इंकर कर रही है या कंपनी कितना प्रॉफिट ला रही है। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं, उन्हें हम मल्टी ईयर्स में कंपेयर करते हैं, मल्टी इंडस्ट्रीज़ में हम कंपेयर कर सकते हैं। एक इंडस्ट्री को मान लीजिए, अगर मैं स्टील इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो दो शेयर उठाता हूँ, यहाँ पर एक टाटा स्टील और जीएसडब्ल्यू स्टील। तो टाटा स्टील का जो प्रॉफिट है, अगर हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट है
तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट और कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंपेयर करूंगा CHW के बैलेंस शीट, P&L एंड कैश फ्लो। दोनों के कंपैरिजन में मुझे जो स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा डेटा, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा क्योंकि वो कंपनी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक कंपनी को लॉन्ग रन में इफेक्ट करती है। किसी देश का GDP, इन्फ्लेशन, फॉरेक्स रिजर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये चीज़ें होती हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस में काम आती है, जिसको हमें देखना होता है अगर किसी कंपनी के अंदर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को लेकर मैं पर्टिकुलरली कंसेप्चुअल वीडियोस बनाऊंगा, आगे मैं और वीडियोस लेकर आऊंगा। अब तक मैंने आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट रहता है स्टॉक मार्केट को लेकर तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आगे आने वाले वीडियोस में उन डाउट्स को क्लियर करूँ। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट।